सामरिक डिसाइपर की नई पहल, भारत के पड़ोसी देशों का विश्लेषण। यह एडवांस स्टडी इंस्टीट्यूट ऑफ एशिया एसजीटी यूनिवर्सिटी के द्वारा की जा रही है। यहाँ विशेषज्ञ पड़ोसी देशों को डिकोड करेंगे। सामरिक, जहाँ जानकारी नहीं रणनीतिक समझ बनती है। नमस्कार, आप सुन रहे हैं सामरिक, मैं अमोघ राय। आज ईरान, इजराइल, अमेरिका के बीच जो युद्ध चल रहा है उसका चौथा दिन है और आज हम आपको थोड़ी तफ्तीश में इस युद्ध के बारे में बताएंगे और इसके क्या मायने हैं भारत की सामरिक सुरक्षा और नई दिल्ली कहाँ अपने आप को पाता है। हम ये भी देखेंगे कि इस युद्ध में मीडिया किस तरह से इस युद्ध को रिपोर्ट कर रहा है दुनिया भर में और क्या ऐसे पहलू हैं जो हमें पता होने चाहिए। 28 फरवरी 2026 को अब जो रिपोर्टें आ रही हैं उससे ये पता चलता है कि इजराइल और अमेरिका ने अपने F-15 जहाज और B-2 बॉम्बर्स से लगभग 24 ईरानी प्रांतों पर एक साथ हमला किया। इन हमलों में ईरान के सर्वोच्च नेता आयतुल्लाह खुमैनी की भी हत्या हो गई। अनाडोलू एजेंसी की तरफ से जारी एक प्रेस विज्ञप्ति में हमें यह पता चला कि आयतुल्लाह खुमैनी को मारने के लिए मिलिट्री इंटरवेंशन सिर्फ एक बार में नहीं हुआ था। इजराइल ने ईरान के ट्रैफिक कैमरास, तेहरान के ट्रैफिक कैमरा का जो पूरा एक नेटवर्क है सर्वेलेंस का, उसको हाईजैक कर लिया था, उसको हैक कर लिया था और उनको खुमैनी के सुरक्षा में तैनात लोग, उनके परिवार, उनके इधर उधर आने जाने के बारे में सारी जानकारी थी। तो ये एक बहुत लंबी तैयारी के बाद हुआ है, ऐसा हमको अभी पता चलता है। हमको दूसरी जंग में जाने से पहले जो पिछले साल जून 2025 में पहली जंग हुई थी उसके बारे में मैं आपको कुछ बातें बताना चाहूंगा। 13 जून 2025 को इजराइल ने ईरानी परमाणु ठिकानों और IRGC के वरिष्ठ अधिकारियों पर सीधा हवाई हमला किया था। यह पहली बार था जब ईरान की इतिहास में किसी ने इतनी बड़ी सीधी चोट की थी। ईरान ने घंटों में जवाब दिया। सैकड़ों बैलिस्टिक मिसाइलें इजरायली शहरों पर गिरी। इजराइल में 28 लोग मारे गए। ईरान ने कहा उनके 510 नागरिक मारे गए 12 दिनों में। 12 दिन तक ये लड़ाई चलती रही। 22 जून को अमेरिका युद्ध में उतरा। उन्होंने नतान्स, फार्दो और इफ्शान में बंकर बस्टर बम गिराए। बंकर बस्टर बमों की वजह से ट्रंप का ये कहना था कि ईरान का परमाणु कार्यक्रम पूरी तरह से नेस्तनाबूद हो गया। 24 जून को 12 दिन बाद सीज फायर की घोषणा हुई और ईरान ने निरीक्षकों को बाहर कर दिया। यूरेनियम एनरिचमेंट की प्रक्रिया जारी रखी और दोबारा से अपनी मिसाइल के प्रोग्राम को उन्होंने पुनर्निर्माण उसका शुरू कर दिया। फरवरी 2026 में 28 तारीख को जंग दोबारा शुरू हुई। हमें पहले 1-2 दिन ये नहीं बताया गया था कि इस जंग के वॉर एम्स क्या हैं। अब हमें ये बताया जा रहा है। बेंजामिन नेतन्याहू, जो कि इजराइल के प्रधानमंत्री हैं, उनका ऐसा मानना है कि रिजीम यानी ईरान की सरकार, उसको चलाने वाले लोग, उनको पूरी तरह से नेस्तनाबूद कर देना, उनको डिस्ट्रॉय कर देना, ये एक एम है। दूसरा, ट्रंप का ये मानना है कि ईरान को एक न्यूक्लियर शक्ति नहीं बनने देना है ताकि मध्य पूर्व में किसी भी तरह की सैन्य प्रबलता ईरान के पास ना हो। इन वॉर एम्स को रिपोर्ट करने के अलावा मीडिया का एक और काम यह है कि वो इस पूरी तरह से जो युद्ध हो रहा है उसको कॉम्प्रिहेंसिवली हमारे सामने रखें। एक बार युद्ध में और जाने से पहले हम अब तक की रिपोर्टिंग को देखते हैं। हम ये पाते हैं कि द इकोनॉमिस्ट, फाइनेंशियल टाइम्स, न्यूयॉर्क टाइम्स ने मिलिट्री ऑपरेशन को तो अच्छे से कवर किया है। उन्होंने किस तरह की टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल हुआ है, किस तरह की क्षति ईरान को पहुंची है, इसके बारे में बहुत जानकारी दी है। लेकिन एक स्ट्रक्चरल गैप है कि ईरानी आम नागरिकों के बारे में कोई जानकारी हमें नहीं मिल पा रही है। ईरान में इस समय पूरी तरह से इंटरनेट ब्लैकआउट है, तो एक बहुत बड़ी समस्या भी है क्योंकि कोई भी अभी संपर्क नहीं कर पा रहा है। कुछ लोग ईरान की तरफ से लगातार मीडिया से बात कर रहे हैं, लेकिन उनका भी परिप्रेक्ष्य हमको वेस्टर्न या किसी भी और तरह की मीडिया में नहीं मिल रहा है। उसके लिए हमें यूट्यूब और इस तरह के जो दूसरे प्लेटफॉर्म्स हैं उन पे ज़्यादा रिलायंट होना पड़ रहा है। अल जजीरा ने कुछ ईरानी आवाज़ों को जगह दी है। ईरान के एम्बेसडर रेजा एजाजी ने कहा,
हमारे शांतिपूर्ण न्यूक्लियर फैसिलिटीज पर हमला अवैध और आपराधिक है। यह फ्रेमिंग पूरी तरह से गलत नहीं है, लेकिन हमें इसके बारे में और जानकारी नहीं है क्योंकि आईएईए की तरफ से इसके बारे में किसी भी तरह की कोई टिप्पणी अभी तक हुई नहीं है। एक बहुत बड़ा जो ब्लाइंड स्पॉट है वो एक न्यूक्लियर पावर जो हमेशा अमेरिका के साथ रहती है, यूके, उनके रोल को लेकर है। पहले 2 दिन तक हमें ये बताया गया कि यूनाइटेड किंगडम इस लड़ाई का हिस्सा नहीं है, फिर हमें ये बताया गया कि अब यूके इस लड़ाई का हिस्सा है क्योंकि आरएएफ यानी रॉयल एयर फोर्स का एक बेस है सिप्रस में, जहां पर ईरान ने मिसाइलों से हमला किया जो कि एक ब्रिटिश सॉवरेन टेरिटरी माना जाएगा। और इस ड्रोन और मिसाइल हिट के बाद यूके ने यह तय किया कि वो भी इस युद्ध का हिस्सा अब बनेगा। उन्होंने अपने बेसिस का इस्तेमाल करने की परमिशन दे दी है और अभी तक हम ये पा रहे थे कि बीबीसी जो कि अपनी रिपोर्टिंग में और अर्ली बुलेटिन में वॉर की जगह स्ट्राइक्स का इस्तेमाल कर रहा था और सिविलियन कैजुअलिटीज को बताने की कोशिश कर रहा था, वो अब किसी ना किसी तरह से इसमें थोड़ा सा पीछे हो रहा है क्योंकि एक जो लीगल रियलिटी है इंग्लैंड में वो ये है कि यूके की जो पार्लियामेंट है, बिना उनकी ऑथराइजेशन के वहां की सरकार इस युद्ध का हिस्सा नहीं हो सकती है। तो ये देखना बड़ा इंटरेस्टिंग होगा किस तरह से प्रधानमंत्री इसको आगे ले जाते हैं। यूके के प्रधानमंत्री केयर स्टारमर। फ्रांस के राष्ट्रपति ने एक बड़ी ही चुनौतीपूर्ण तरीके से ईरान को ये कहा है कि ये एक अनप्रेसिडेंटेड रीजनल एस्केलेशन की तरफ बढ़ रहा है और क्या इसका ये भी एक संकेत है कि फ्रांस भी इस लड़ाई का हिस्सा बन सकता है जो अब तक इस लड़ाई से बाहर है। अब हम आते हैं कतर और सऊदी अरेबिया की तरफ। कतर में एक अल उदेद एयरबेस है, ये होस्ट करने का फैसला कतर का था। अमेरिका के साथ एक दशकों पुराना उनका संबंध है, ये एक सिक्योरिटी अरेंजमेंट है, ये एक स्ट्रैटेजी कैलकुलेशन भी है। छोटी सी जनसंख्या और एक बहुत बड़ा हाइड्रोकार्बन वेल्थ। अमेरिका की उपस्थिति एक सिक्योरिटी अम्ब्रेला की तरह है, लेकिन इन्हीं बेसों पर ईरान ने 2 बैलिस्टिक मिसाइल दागे जिनके बारे में हमें पता है और इस बेस में लगभग 10,000 से ज्यादा सैनिक, अमेरिकन सैनिक वहां पर थे। कतर दुनिया का सबसे बड़े एलएनजी प्रोड्यूसर्स में से एक है और उन्होंने ये फैसला लिया है कि रास लाफेन और मेसियात की फैसिलिटीज पर ईरानियन ड्रोन के हमले के बाद वो यूरोप और एशिया में जो उनकी गैस जाती है वो नहीं जा पाएगी क्योंकि उन्होंने इसको कुछ समय के लिए बंद करने की घोषणा की है। कतर एयरवेज जो कि दुनिया की सबसे बड़ी एयरलाइन कंपनियों में से एक है, वो भी इस समय ग्राउंडेड है और दोहा का हमाद इंटरनेशनल एयरपोर्ट भी इस समय बंद है। ये सब कुछ रमादान के समय में हो रहा है जहां पर लोग आपस में एक दूसरे से मिलते हैं और इस समय पब्लिक गैदरिंग भी इन जगहों पर फिलहाल बंद है। ईरान की रणनीति किंग्स कॉलेज लंदन के रॉब पिनफोल्ड ने साफ बताई है। ईरान जानता है कि इन देशों में युद्ध के लिए एपेटाइट बहुत कम है। वो ये चाहता है कि जो गल्फ के देश हैं, जीसीसी खाड़ी के देश जिनको कहा जाता है, वो वॉशिंगटन पर सीज फायर के लिए दबाव बनाए। क्या ये काम कर रहा है? कुछ रिपोर्टें जो कल अखबारों में आई हैं सूत्रों के हवाले से, वो ये कहती हैं कि कतर और सऊदी अरेबिया दोनों अमेरिका से ये निवेदन कर रहे हैं कि ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म की जाए क्योंकि अमेरिका के राष्ट्रपति का ये कहना है कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक उनके वॉर एम्स पूरी तरह से फुलफिल नहीं होते हैं। सऊदी अरेबिया, रास तमूरा और ईस्टर्न प्रोविंस। रास तमूरा दुनिया के सबसे बड़े एक ऑयल रिफाइनरी है। यहाँ पे 5,50,000 बैरल प्रतिदिन ऑयल प्रोड्यूस होता है, रिफाइन होता है और ये फैसिलिटी कल ईरान के हमले की वजह से या उनके ऊपर होने वाले हमले की वजह से सऊदी अरेबिया ने इसको बंद करने का निर्णय लिया। ये एक कैलकुलेटेड एक्सपोजर था। सऊदी अरेबिया अब्राहम अकॉर्ड्स फ्रेमवर्क के तहत इजराइल के साथ नॉर्मलाइजेशन की तरफ बढ़ रहा था और 2023 में जो फिलिस्तीनी आतंकवादी संगठन ने इजराइल पे हमला किया था और उसके बाद जो इजराइल की लड़ाई फिलिस्तीन के साथ चली, उसकी वजह से ये अब्राहम अकॉर्ड्स को ठंडे बस्ते में डाल दिया गया था। रियाद
यूएस और गल्फ पार्टनर्स के साथ जॉइंट स्टेटमेंट में ईरान हमलों की निंदा बड़े कड़े शब्दों में कर चुका है, लेकिन रियाद के लिए बहुत जरूरी है कि ये युद्ध जितनी जल्दी खत्म हो सके उनके लिए वो उतना अच्छा होगा। अब हम आते हैं हॉर्मूज की खाड़ी की तरफ। हॉर्मूज की खाड़ी लगभग दुनिया का जो 20% जो तेल का व्यापार है वो यहाँ से होके गुजरता है। फॉर्मली अब तक हॉर्मूज की खाड़ी बंद नहीं हुई है, लेकिन यहाँ पर जो बड़ी शिपिंग कंपनीज हैं और इंश्योरेंस देने वाली कंपनियां हैं, उन्होंने घोषणा की है कि वो इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे। तो यहाँ पर एक बड़ा प्रेशर बन रहा है। कुछ ऑल्टरनेटिव रूट्स हैं जैसे साउथ ईस्ट वेस्ट पाइपलाइन, यूएई का अबू धाबी और फुजरा पाइपलाइन, लेकिन ये सिर्फ हॉर्मूज की खाड़ी का 40 से 50% वॉल्यूम ही हैंडल कर सकते हैं। अगर ये स्ट्रेट बंद हुई या इस खाड़ी में जो आने जाने की अगर किसी भी तरह की समस्या हुई तो तेल की कीमतों पर, जो हमने आपको कल भी बताया था, इसका एक बहुत बड़ा असर पड़ेगा। भारत क्रूड ऑयल के लिए पूरी तरह से निर्यात पे एक तरह से डिपेंडेंट है। हम लोग शायद 42 लाख बैरल प्रतिदिन इंपोर्ट करते हैं नोमुरा के एनालिसिस के हिसाब से, और इसमें से आधा हिस्सा हॉर्मूज की खाड़ी से होकर गुजरता है। अभी तक यहाँ पर किसी भी तरह की बंदगी का ऐलान नहीं हुआ है, लेकिन ये कब तक चलेगा इसके बारे में हमें अभी पता नहीं है। कैबिनेट कमेटी ऑन सिक्योरिटी भारत की मिली, प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी ने उसको चेयर की और इससे रिलेटेड वहां पे कुछ बातें हुई हैं। वो ऑल्टरनेट रूट्स और इसकी डिवर्सिफिकेशन की तरफ जाने के लिए भी सोचा जा रहा है। एक बड़ा सवाल यह है कि हमने मिडिल ईस्ट से ऑयल दोबारा खरीदना शुरू किया जनवरी में। अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने जब ये कहा कि हम रूस से तेल नहीं खरीद सकते, क्या भारत अब दोबारा रूस से तेल खरीदेगा? क्या इसके बारे में कुछ विचार हो रहा है? हमें पता नहीं, क्योंकि पेट्रोलियम मंत्रालय ने अभी तक फॉर्मली इसके बारे में कहीं कुछ कहा नहीं है। जो एक बड़ी समस्या इस लड़ाई से उत्पन्न हो रही है वो ये है कि हमारे लगभग 89 से 90 लाख डायस्पोरा के लोग जो भारतीय मूल के हैं वो इन इलाकों में रहते हैं। उनकी वेलबींग को लेकर एक बहुत बड़ा सवाल यहाँ पर है और भारत के लिए एक बड़ी समस्या भी है, क्योंकि एक यहाँ पे अब किसी भी तरह की जहाज उड़ नहीं रहे हैं और हमारे पास जो वहाँ पे गए हुए पैसेंजर्स हैं उसके बारे में लगातार लोग बात कर रहे हैं। कई तमाम तरह की संस्थाएं उनको अकोमोडेट करने की कोशिश कर रहे हैं, लेकिन ये तभी तक हो सकता है जब ये लड़ाई छोटी चले। अगर ये लड़ाई लंबी होती है, 4 हफ्ते, 6 हफ्ते, साल, तो इसका क्या असर होगा इसके बारे में अभी किसी को भी पता नहीं है। इन सारी चीजों के बीच में जो एक बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है वो है नई दिल्ली की स्ट्रैटेजिक साइलेंस। विदेश मंत्री एस जयशंकर ने इसके बारे में अभी तक कहीं पे भी खुलकर कुछ नहीं कहा है, क्योंकि ये नई दिल्ली की एक रणनीति रही है कि वो इस तरह के किसी भी लड़ाई, किसी भी युद्ध में अपनी एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करके रखती है। लेकिन इस समय इस साइलेंस की एक और पड़त यह है कि हिंदुस्तान और ईरान के बीच में ऑयल ट्रेड का एक बहुत पुराना इतिहास रहा है और ये ग्रे मार्केट चैनल्स और तमाम तरह के इंटरेस्टिंग उसमें इंटीग्रेशंस रहते हैं। अभी तक किसी भी तरह की कमेंट से भारत बचा है और इससे एक बड़ा रोल भारत के लिए बनता है वो ये है कि ये तमाम देश एक दूसरे से बातचीत बहुत कम करते हैं। ईरान, सऊदी अरेबिया, अमेरिका, इजराइल, भारत इन सबसे बातचीत करता है और भारत की रूस से भी काफी एक लंबी बातचीत का इतिहास रहा है। तो क्या नई दिल्ली इस समय एक पीस मेकर का रोल इसमें प्ले कर सकता है? ये एक सवाल है जो हर अंतर्राष्ट्रीय संबंधों के जो विशेषज्ञ हैं वो इसको कहीं कहीं उठा रहे हैं, लेकिन हमें अभी इसके बारे में पता नहीं है। अभी तक जो रिपोर्टिंग और एनालिसिस के हिसाब से चीजें उभर के आ रही हैं वो ऐसी आ रही हैं कि ये लड़ाई हो सकता है लंबी खिंचे। अमेरिकन राष्ट्रपति का ये कहना कि ये लड़ाई तब तक चलेगी जब तक उनके वॉर एम पूरी तरह से नहीं हो जाते, यानी रिजीम चेंज नहीं हो जाता और उनका जो न्यूक्लियर प्रोग्राम है और जो उनकी मिसाइल्स हैं और जो उनकी प्रॉक्सीज हैं, जो मिलिशियाज हैं आसपास, चाहे वो हमास हो, चाहे वो लेबनान में उनके ग्रुप हो या यमन में हो,
जब तक उनका पूरी तरह से खात्मा और सफाया नहीं हो जाता है, तब तक ये लड़ाई चलेगी। तो ये लड़ाई जा कहाँ रही है? जो हमारे पास 3 सिनारियो हैं जिन पे हम लगातार काम कर रहे हैं, रिसर्च कर रहे हैं, लोगों से बात कर रहे हैं, वो कुछ ऐसे हैं। पहला ये कि कतर, सऊदी अरब और तमाम तरह के जो खाड़ी के देश हैं, वो वॉशिंगटन और तेल अवीव पे कुछ प्रेशर बनाएं और ये लड़ाई जल्दी से जल्दी खत्म हो, शीघ्र सीज फायर हो। ये 4 हफ्ते से कम में ऐसा हो सकता है, ऐसा लोगों का मानना है। लेकिन अगर ये होता है तो इसका मतलब ये है कि ईरान एक स्ट्रैटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन करेगा, और क्या इसके बाद कोई भी ईरान को ये समझाने में सफल हो सकेगा कि उनको एक न्यूक्लियर वेपन नहीं होना चाहिए? क्योंकि नॉर्थ कोरिया शायद आज सबसे प्रासंगिक इसका एक उदाहरण है। बहुत छोटा सा देश है, लेकिन कोई उससे लड़ाई नहीं कर सकता क्योंकि उनके पास एक परमाणु हथियारों का जखीरा है। संभावना 2, एक लंबा एरियल कैंपेन। आईआरजीसी की कैपेबिलिटीज धीरे धीरे डिग्रेड हों, लगातार उनके ऊपर एयर स्ट्राइक्स होते रहें, और इसका एक जो परिणाम होगा वो तेल लगभग 80 से $120 के बीच में झूलता रहेगा। ये एक तरह का इकोनॉमिक हेमरेज है ईरान के लिए भी और उन देशों के लिए भी जो तेल और दूसरी संपदा के लिए ईरान के साथ डिपेंडेंट है, उस पर आश्रित है। ये खाड़ी के देशों के लिए भी एक बहुत बड़ा संकट का एक इशारा होगा, क्योंकि खाड़ी के देश अब सिर्फ तेल पैदा करने वाले या तेलों को प्रोसेस करने वाले देश नहीं रह गए। ये इन्वेस्टमेंट डेस्टिनेशंस हैं, यहाँ इन्वेस्टमेंट बैंक्स हैं, यहाँ लोग सैर सपाटे के लिए आते हैं। क्या एक एक्टिव वॉर जोन में कोई सैर सपाटे के लिए जा सकेगा? जवाब है नहीं। तीसरा, एस्केलेशन का स्पाइरल होना। ईरान हॉर्मूज की खाड़ी बंद कर दे, ऑयल 120 से $150 की तरफ चला जाए, ग्लोबल रिसेशन का खतरा हो, और इसके बीच में इजराइल और अमेरिका ईरान के ऊपर सैन्य हमला करें और पूरी तरह से रिजीम चेंज और डिस्ट्रक्शन की तरफ लेके जाएं। उसके बाद वहां पे वो एक अपना कोई एक आदमी बिठाएं। लेकिन डोनाल्ड ट्रंप ने कल एक बहुत ही शायद अनजाने में एक बड़ी प्रासंगिक बात कह दी। कुछ लोग जिनको अमेरिका ने और इजराइल ने रिजीम चेंज के बाद अपना आदमी माना था, वो भी पहले हवाई हमले में मारे गए। तो शायद उनके पास और भी कुछ नाम होंगे, लेकिन ये एक बहुत बड़ी खतरे की घंटी इस तरह के कैंपेन के लिए होती है। क्या अमेरिका और इजराइल अपनी सैन्य शक्ति का इस्तेमाल करके लोगों को, अपनी सुरक्षा बलों को वहां भेजेंगे? इराक और अफगानिस्तान अभी भी इन देशों के लिए एक बहुत बड़ा उदाहरण है कि शायद इन जगहों पे लड़ाई उतनी आसान नहीं जितनी हवा से, ड्रोन से और एयरक्राफ्ट कैरियर से लगती है। जब लोग यहाँ पे लड़ने के लिए उतरते हैं तो उनको तमाम तरह की समस्याओं का सामना करना होता है, जिसमें से एक बड़ी समस्या वो इंस्टीट्यूशनल मेमोरी है जो आईआरजीसी और इस तरह के रिजीम में पूरी तरह से शामिल होते हैं। ईरान के पास 5 से 6 लेवल तक एक सक्सेशन प्लान है, ऐसा ईरान को जानने वाले जो इतिहासकार हैं और जो सैन्य सुरक्षा मामलों के जानकार हैं ऐसा बताते हैं। एक चौथा सिनारियो भी है यहाँ पर। ईरान के पास लगभग 60% एनरिच्ड यूरेनियम है जो कि लगभग वेपन ग्रेड है। इस्फहान के अंडरग्राउंड कॉम्प्लेक्स IAEA के हिसाब से लार्जली अनडैमेज्ड है, जैसा हमें अभी बताया जाता है। आईआरजीसी ने खमैनी की मौत का बदला लेने की कसम खाई है। एक ऐतिहासिक सिविलाइजेशनल स्टेट जो इस समय अपने घुटनों पर है, वो क्या नई लीडरशिप के तहत क्या इस तरह के किसी न्यूक्लियर बम का इस्तेमाल कर सकता है? क्या वो न्यूक्लियर बम इस समय बना सकता है? हमें इसके बारे में कुछ पता नहीं, लेकिन ये एक बहुत बड़ा कैविएट है जो उन सारे लोगों के लिए और देशों के लिए जानना बहुत जरूरी है जो ईरान, इजराइल और अमेरिका की इस लड़ाई को देख रहे हैं। आज भी अभी भी किसी तरह की बहुत क्लैरिटी हुई नहीं है। दोनों तरफ से बहुत क्लेम्स किए जा रहे हैं, अमेरिका के राष्ट्रपति द्वारा, अमेरिका के डिफेंस सेक्रेटरी पीट हेग्सेथ द्वारा, इजराइल के प्रधानमंत्री द्वारा और ईरान की तरफ से भी। जो अभी दिखाई दे रहा है वो ये कि सिर्फ एयर स्ट्राइक से ईरान को पूरी तरह से कंट्रोल कर पाना शायद पॉसिबल नहीं है। हमें यह भी जानना होगा कि आयतोला खामेनी, जिनको इमाम
खामेनी माना जाता है, उनकी मौत खासकर रमजान के महीने में उन लोगों को जो ईरान में ईरान की रिजीम के खिलाफ थे, उनको भी अब ये सोचने पर मजबूर करेगी कि क्या इस समय वो विदेशी ताकतों की मदद कर सकते हैं। कुल मिला के अभी भी ऐसा बहुत कुछ है जो जानना बचा है। हम इन डेवलपमेंट्स को ट्रैक करते रहेंगे और आपके पास उन खबरों को लाते रहेंगे जो हमें लगता है शायद हेडलाइन से और बड़ी मीडिया है उनसे कहीं ना कहीं छूट जाते हैं। धन्यवाद।